हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज अब इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं क्या सत्ता की साझेदारी, और आज अपन लोग पढ़ेंगे संघवाद, फेडरलिज्म। मगर इसको शुरू करने से पहले आपसे बात करना चाहूँगा थोड़ा सा कि कोरोना केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। आज देखो 33,000 केस हैं और कल भी 27,000 केसेस हैं और लगातार बढ़ रहे हैं। तो आप घर पे रहिए, बहुत ज़रूरत हो तब बाहर निकलिए, अन्यथा निकलने की ज़रूरत नहीं है। घर पे बैठ के ही पढ़िए और अपने आप अपनी स्टडी को इम्प्रूव कीजिए। तो आज अपन लोग पढ़ रहे हैं संघवाद, और संघवाद देखिए एक बार पढ़ोगे यार मज़ा आ जाएगा। इसके बाद पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो शुरू कर रहे हैं आप लोग। पहला देखो ये संघवाद होता क्या है। संघीय शासन, एक से अधिक, संघवाद का मतलब ये होता है एक से अधिक इस तरह की सरकार, जहाँ एक सरकार ना हो, मतलब तानाशाही नहीं चले। जैसे कि आप वहाँ का उदाहरण ले सकते हैं नॉर्थ कोरिया का, उत्तर कोरिया का। वहाँ देख रहे हैं वो किम जोंग, वो क्या है कि वहाँ एकात्मक सरकार है। वहाँ पे वो अपनी मनमानी करता है। उसका मन चाहेगा किसी को भी मरवा देगा, उसका मन चाहेगा उसके सपने में कोई उसको मारा तो उसको फांसी दिला सकता है, इतना पावर है उसके पास। समझ रहे हो। तो अब शुरू करते संघवाद। देखो संघवाद क्या होता है। फिर संघीय शासन, एक से अधिक इस तरह की सरकार, मतलब जहाँ दो से अधिक सरकारें हों, दो हो या फिर उससे अधिक सरकार हो। जैसे कि अपनी इंडिया है, इंडिया भी देखो एक संघीय शासन व्यवस्था है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद क्या कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट है, फिर उसके नीचे भी स्थानीय गवर्नमेंट आती है। देखो एक इसको समझ लो पहले, संघीय शासन क्या होता है। संघीय शासन देखो सरकारें एक से अधिक होती है। पहला देखो केंद्र सरकार हो सकती है, केंद्र सरकार। उस फिर आज उसके नीचे काम करती है, इसकी शक्ति सबसे अधिक होती है। फिर उससे कम शक्तियाँ होती है राज्य राज्य सरकार के पास। राज्य सरकार को हम लोग वो प्रांतीय सरकार भी कहते हैं, प्रांतीय सरकार। और फिर आती है आपकी स्थानीय सरकार। सबसे ज़्यादा ताकत किसके, शक्ति किसके पास होती है, केंद्र सरकार। अपने यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, मोदी जी, उनके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। फिर आती है राज्य सरकार या फिर प्रांतीय सरकार। राज्य सरकार हर राज्य में अलग अलग होती है। पहली बार देखो एक क्वेश्चन आता है इस बात आएगा कि राज्य सरकार मतलब अपने देश में कितने राज्य हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। तो अपने देश में राज्य कितने हैं, 28। और यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, जो केंद्र शासित प्रदेश, ये है 8। अब नाम तो अभी नहीं बताऊंगा वरना नाम बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। बाद में किसी वीडियो में बता देंगे 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 8 कौन कौन से हैं। समझ रहे हो। तो अपने स्टेट, कौन से स्टेट से हो आप लोग, सब लोग कमेंट करके बताना। मैं तो यूपी से हूँ और यूपी में इतनी समय कौन गवर्नमेंट है, योगी जी, योगी आदित्यनाथ। तो हम लोग 28 राज्य में से एक राज्य है यूपी, यूपी की और गवर्नमेंट है योगी। तो राज्य सरकार वो हुई, केंद्र सरकार आपको पता है यहाँ पे यूपी वो मोदी जी हैं। और स्थानीय सरकार क्या होती है, देखो पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ ये चीज़ें, फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे तुम्हारा नगर पालिका है, नगर पंचायत है, ये सब जो है आपके स्थानीय सरकार में आते हैं। तो ये होती है संघीय शासन। अब इसमें एक एकात्मक शासन भी होता है। अब तो आपको पता होना चाहिए एकात्मक शासन क्या होता है। एकात्मक शासन वो होता है कि ये जो है केंद्र सरकार जो जो सबसे ऊपर वाली सरकार है वो नीचे वाली सरकार को दबा के रखे, मतलब कि उनसे अपनी मनमानी करवा ले। तो वो होती है क्या कहते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था। देखो एकात्मक शासन व्यवस्था में लिखा क्या है, पहले पढ़ लो। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है। समझे, शासन के एक ही स्तर, जो नीचे मतलब कि सारे निर्णय ये लेगी, इसके पास इतनी ताकत नहीं होगी कि ये निर्णय ले सके। समझ रहे हो। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकारों को आदेश दे सकती है। तो यहाँ पे जो केंद्रीय सरकार वो प्रांतीय सरकार को आदेश दे सकती है, मगर यहाँ नहीं हो सकता था। यहाँ इसकी शक्तियाँ अलग है और इसकी शक्तियाँ अलग है। इसके पास भले ही ज़्यादा क्षेत्र है ताकत का, मगर ये इसको ऑर्डर नहीं दे सकती, किसी चीज़ के लिए बाधित नहीं कर सकती है। समझ रहे हो। तो यहाँ पर लिखा राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं और इसके लिए वह केंद्र सरकार को जवाबदेह नहीं होती। समझ रहे हो। ये क्या कहती, ये जो है इसको जवाब नहीं देगी। ये अगर पूछे कि ये ऐसे क्यों करे तो इसके प्रति जवाब देने, ये जो सरकारी होती लोकतंत्र का ये सबसे अच्छा नियम होता है कि यहाँ पर सरकार जवाबदेह होती है तो जनता के प्रति, जनता को जवाब देना उसका काम है। वो अगर जनता सवाल पूछे तो उसको जवाब देना है। तो वही लिखा, राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं, मतलब इसके पास खुद की शक्तियाँ होती है और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती।
ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। समझ रहे? सिर्फ लोगों के प्रति, मतलब जनता के प्रति, जनता के प्रति दोनों स्तर, ये भी जवाब देगी, ये भी जवाब देगी। कि आप कभी भी देख लीजिए, अपनी क्या कहते हैं, किसान आंदोलन में मांग किए थे, कोई भी चीज़ आती तो जनता का सवाल पूछोगे तो इसको जवाब देना होगा। तो इसके इतना हो गया। अभी बेल्जियम का भी बेल्जियम देखो यार, संघीय व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण रहा है। अभी पढ़ जिसके जो हिसाब से तुम पढ़ रहे हो, श्रीलंका देखो, संघीय व्यवस्था नहीं थी, वहाँ एकात्मक काम किए और परिणाम देख लिए, गृहयुद्ध, भयानक गृहयुद्ध। और मगर क्या कहते हैं, बेल्जियम में ऐसा नहीं था। बेल्जियम में उन्होंने बराबर का हक दिया 1993 से पहले। 1993 से पहले बेल्जियम में था, बेल्जियम में था कि ये जो यहाँ की केंद्र सरकार थी, वो क्या कहते हैं, केंद्र सरकार जो थी राज्य सरकार के ऊपर वो कर सकती थी। मगर 1993 में इन्होंने संशोधन किया कानून में और उसको चेंज किया, और फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, राज्य सरकार को अपनी इसकी खुद की ताकत मिल गई है। तो इतना ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब पढ़ते इसका देखो विशेषताएं क्या हो सकती हैं। विशेषता क्या होती है, इसमें 2 या अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। जैसे कि मैं यहाँ समझा दिया था, 2 स्तर की सरकारें होती हैं, 2 या उससे अधिक सरकारें होती हैं, ये देख ही रहे हैं आप लोग। उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट क्या है, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर अधिकार क्षेत्र अलग होता है। समझ रहे हो? यही चीज़ इसमें भी समझा, फिर से समझ लो कि दोनों लोग देखो नागरिकों पर शासन करती है, मगर दोनों का अधिकार क्षेत्र काफ़ी अलग होता है। ये पूरे मतलब पूरे इस पे क्या कहते हैं, एक सरकार थी जो हर जगह से मतलब पूरे इस पे शासन करती है, मगर राज्य के अंदर उसका मतलब कि अलग अलग वो होता है। और उसके बाद तीसरा है, संविधान में मौलिक प्रावधानों का बदलाव दोनों स्तरों की सरकार की सहमति के बिना नहीं हो सकता। मतलब जब अगर केंद्र सरकार कह रही है बदलाव और राज्य सरकार इसको मना कर रही है, राज्य सरकार उसको डिनाई कर रही है, मतलब मना कर रही है, नहीं करेंगे, और ये कह रही करेंगे। तो जब तक ये सहमति नहीं देगी तब तक ये कोई भी कानून मतलब कि कोई भी मतलब कि बदलाव नहीं कर सकते केंद्र, जब तक दोनों की सहमति नहीं होगी। ये दोनों ही बदलाव, जब तक ये दोनों की सहमति नहीं तो बदलाव नहीं हो सकता। उसके बाद देखो लास्ट पॉइंट है चौथा, विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। तो ये पता ही होगा, जब दोनों मतलब कि अब लड़ना शुरू कर दे आपस में कि नहीं ये मेरा अधिकार है, वो कहे कि नहीं मेरा अधिकार है, और दोनों मतलब आपस में ज़्यादा बहस हो, तो एक से उस समय क्या किसको बाहर आना पड़ेगा, जो इंडिया का सबसे बड़ा, जिसके पास सब ज़्यादा भरोसा सबको, तो वो है सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय, एससी अपना। तो दोनों सरकारें कहाँ जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय के पास। किस लिए? अपने अधिकार क्षेत्र की मांग के लिए, कि ये मतलब कि इसका निर्णय लीजिए ये किसका क्षेत्र है। मान लो ये कोई क्षेत्र है, समझ रहे हो, और ये है तो राज्य के अधीन, राज्य के अधीन। मगर क्या कहते हैं, इस पे कुछ क्लेम केंद्र सरकार करना चाहता है अपने, कि ये मेरे अंडर भी आता है, मतलब मेरी ये चीज़ें मेरे अंडर में होनी चाहिए। तो इसका निर्णय कौन करेगा, ये सर्वोच्च न्यायालय, कि ये क्षेत्र मतलब इस क्षेत्र में जिस चीज़ की बहस हो रही है वो किसके अंडर में आएगा। और फिर पांचवा क्या है, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित किए हैं। वित्तीय स्वायत्तता मतलब यार जैसे कि इनके पैसे कहाँ से कितने मतलब किसको कहाँ से पैसे मिलेंगे, इनका जो टैक्स कलेक्शन है किसको कहाँ से कितना टैक्स कलेक्शन होगा। तो इस पर इसका भी वो रहता है कि राज्य को कहाँ से मिलेगा और केंद्र को कहाँ से टैक्स निर्धारित होगा। देश चलाना तो यार इनको टैक्स चाहिए। छोटी छोटी दुकानों पे देखते ही हो आप लोग भी, मैं भी, कि हर जगह हर दुकानदार टैक्स नहीं देता, और वो टैक्स से कभी भी इंसान को मतलब कि टैक्स सरकार तक नहीं पहुंच पाता। तो इसके लिए चीज़ें बढ़ रही हैं। लाइक जैसे तुम पेट्रोल लेते हो, पेट्रोल में दोनों सरकारें अपना अपना टैक्स कलेक्शन करती है, राज्य भी और केंद्र भी।
ऐसे हर काफ़ी क्षेत्र होता है, उसके सब मतलब टैक्स कहाँ से किसको कितना मिलेगा इसका निर्धारण किया गया है। और फिर आता है देखो संघीय शासन व्यवस्था के उद्देश्य क्या है। अब इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं? देश की एकता को बनाए रखना सबसे पहला उद्देश्य होगा, क्योंकि देश मतलब एक संघीय व्यवस्था क्यों आई थी, बेल्जियम में क्यों था, क्योंकि वहाँ पे एक एकता बनाई जाए, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में बहस का कारण न बना जाए, इसलिए वहाँ पे क्या कहते हैं संघीय राज्य व्यवस्था लाई गई थी। वैसे ही इसका कारण फिर क्या होगा, देश की एकता की सुरक्षा करना। पहला कारण क्या, देश की एकता, मतलब कि यहाँ पर जितनी भी यूनिटी है यहाँ पे बनी रहे। और दूसरा कारण क्या है, क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना, मतलब जितने भी विविधताएं हैं, मतलब डाइवर्सिटी है देश में, उस सब को ध्यान देना। मतलब कि आप इंडिया में देखोगे, इंडिया में देखो कई भाषाएं बोलने वाले लोग हैं यहाँ पे, और जिसमें से 22 भाषाओं को क्या कहते हैं संविधान में दर्जा दिया गया है। तो 22 भाषाओं में मतलब ये तो नहीं हो सकता कि आप हिंदी बोलने वाले ज़्यादा, मतलब 45% लगभग हिंदी बोलने वाले हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि 45% हिंदी बोलने वाले तो उसको ज़्यादा वो दे करके बाकियों को इग्नोर किया जाए। यहाँ पे इसके लिए विविधताओं को भी ध्यान देना पड़ता है कि अगर बाकी सब भाषाएं बोलने वाले तो उनको भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये होता है संघीय शासन व्यवस्था के उद्देश्य। तो ये 6 उद्देश्य आपने पढ़ा है। तो पहला क्या था, 2 या अधिक स्तर की सरकारें होती है, ये तो पता ही है। फिर दूसरा, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर अधिकार क्षेत्र अलग होता है। तीसरा है, संविधान में मौलिक प्रावधानों का बदलाव दोनों स्तर की सरकार, जब तक दोनों की सहमति नहीं होगी तब तक भाई साहब कोई बदलाव नहीं होगा। और उसके बाद देखो चौथा, विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकार क्षेत्र के बीच में अगर विवाद हो गया है तो सुप्रीम कोर्ट को सामने आना ही पड़ेगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा तब तक ये दोनों आपस में बहस अब कब तक लड़ेंगे। और फिर आता है वित्तीय, मतलब कहाँ टैक्स कलेक्शन कितना कहाँ से होगा, सबका निर्धारण करना होता है कि कितना टैक्स वो लेगी राज्य सरकार, कितना टैक्स है जिससे राज्य या देश को चलाया जा सके। फिर इसका देखो क्या कहते हैं, व्यवस्था के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, देश की एकता की सुरक्षा, क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। तो ये था आपका संघीय व्यवस्था के महत्वपूर्ण विशेषता है। और संघीय व्यवस्था पता ही है आपके, एकात्मक ये भी पता चल चुका है। और ये देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है, ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि एक लोकतंत्र तभी सबसे अच्छा होगा जब वो वहाँ की सरकारें जनता को क्या कहते हैं, जब मतलब कि सरकारें दूसरों के प्रति जवाबदेह हो, मतलब कि जनता के प्रति, तभी वो लोकतंत्र अच्छा बन सकता है। तो अपन लोग ये 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, और अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना। देखिए अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम लोग। ये क्या, संघीय शासन, अगला टॉपिक नहीं, अगली हेडिंग है आपकी संघीय शासन व्यवस्था का गठन। देखो यार, इसको शुरू करने से पहले यार लाइक वाइक कर दो यार जल्दी से। और देखो फिर अब इसके देखो 2 तरीके होते हैं, लाइक जरूर कर देना, बोलना मत। संघीय शासन व्यवस्था का गठन 2 तरीके से होता है। पहले क्या होता है, जब दो या 2 से अधिक राष्ट्र एक साथ मिलकर एक संघ बना लेते हैं, समझ रहे हो। तो एक साथ आते हैं और सब लोग अपने साथ मिलकर एक वो क्या संघ बना के उस पर काम करते हैं। और फिर मगर उसमें क्या होता है कि दोनों सबकी शक्तियाँ सेम होती है, सब अपनी अपनी शक्ति अपने प्रति ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो यही होता है, क्या कहते हैं, पहला वो क्या लिखा है ये देखिए पहले, 2 या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों का साथ आकर एक बड़ी इकाई गठित करने का, समझे। बताया तुमको कि 2 या 2 से अधिक राष्ट्र आकर के अपनी एक इकाई बना ले रहे एक साथ, जैसे एक यूरोपियन यूनियन तुम्हारा देख, यूरोप देख लो। और उसके बाद क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया का अमेरिका आपका सबसे अच्छा उदाहरण, उसका नाम ही है यार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब कई स्टेटों को यूनाइट करके बनाया गया है। तो वो आपका पहला वो है। तो इसमें देखो, इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र टॉपिक देखो, छोटे छोटे पॉइंट से उठा के, कभी भी यार जब एग्ज़ाम में क्या कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस लिख रहे हो तो हमेशा पॉइंट उठाओ, छोटे छोटे पॉइंट उठाओ और उस पर लिखने का प्रयास करो। अभी से मतलब कि यार तुम खुद क्वेश्चन उठाओ, एक बार देखो पढ़ ले रहे हो, फिर अपने से क्वेश्चन बनाओ कि क्या क्वेश्चन आ सकता है इससे, और उसको फिर क्या सॉल्व करोगे। एक बार इसको मतलब अपने तरीके से अपने ढंग से लिखने की कोशिश करो, तभी यार एग्ज़ाम में नंबर तुम गेन कर पाओगे, वरना चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी, समझ रहे हो। फिर अब यहाँ पे आके देखो, इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं
और अपनी अलग अलग पहचान को बनाए। संप्रभुता मतलब कि अपनी चीज़ों को बाउंड्रीज़ को मतलब अपनी बाउंड्री में अपनी पावर रखते हैं, मगर क्या कहते हैं अलग अलग पहचान भी अपनी बनाए रखते हैं। और फिर इसका उदाहरण देखते हैं क्या आ रहा है, USA, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। इसमें क्या होता है, जो राष्ट्र जो है उसकी शक्तियाँ ज़्यादा होती है, ये नहीं कि किसी के अधीन हो। समझ ये क्या, इस शासन व्यवस्था में मुल्कों में आमतौर पर प्रांत को समान अधिकार होता है, सबको समान अधिकार होता है, और शक्तियाँ भी क्या होता है, शक्तियाँ उसकी ज़्यादा होती है, क्या कहते हैं जो प्रांत होते हैं। और फिर अगला देखो, अगला तरीका क्या है, बड़े देशों द्वारा अपनी आंतरिक विविधता पहले समझ लो विविधता शब्द होता क्या है। विविधता मतलब डाइवर्सिटी, भिन्न भिन्न। इंडिया, इसके लिए इंडिया एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। इंडिया क्या है, इंडिया में बहुत एग्जांपल पाया जाता है, अलग अलग देश अलग भाषाएं बोल रहे हैं, कोई मराठी बोल रहा है, कोई क्या कहते हैं तमिल बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, और किसी को क्या कहते हैं अलग अलग भाषा आती है, कोई कश्मीरी बोल रहा है, कोई सिंधी बोल रहा है, तो फिर सबको लेकर के चलना पड़ता है यहाँ पे। तो सबसे अच्छा उदाहरण है बड़े देशों द्वारा अपनी आंतरिक। इंडिया क्या था, इंडिया जब आज़ाद हुआ तो उसमें इंडिया बहुत मुश्किल से आज़ादी मिली, सबको पता है, कम से कम 200 सालों तक क्या कहते हैं मतलब कि गुलामी के बाद उसको आज़ादी मिली। और आज़ादी के बाद भी इतना आसान नहीं थे यार दोस्त, उसके बाद भी जितने राजे रजवाड़े थे उन्होंने अपना अलग देश की मांग कर ली। तो कितनी कठिनाई आई होगी आपको पता नहीं। कश्मीर जो था वो अलग ही मांग कर रहा था कि हम अपना अलग देश बनाएंगे, ना पाकिस्तान में जाएंगे ना इंडिया में जाएंगे। उसके बाद तुम नीचे जाओगे तो केरला, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुका था, वो अपना अपना राज्य देश बना चुका था। फिर आंध्रा था, वो भी अपना आंध्र प्रदेश था, वो भी अपना देश बना लिया। सोचो कितनी कठिनाइयाँ आई होंगी एक ऐसे देश को चलाना जहाँ अलग अलग भाषाएं, अलग अलग तौर तरीके, अलग अलग चीज़ें होती है, उनको एक साथ इकट्ठा करके सब साथ में रखना बहुत अच्छा है। इसलिए अपना इंडिया यार एग्जाम्पल है, अच्छी कंट्री, मतलब पूरी दुनिया में इसका एग्जाम्पल दिया था कि कैसे इतनी विविधताओं, इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी कैसे एकता में रहते हैं लोग, कैसे सब में एकताएँ बनी हुई हैं। तो भाई बड़े देशों द्वारा अपनी आंतरिक विविधताओं को, एक बार जय हिंद जरूर बोल देना, विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना। समझ रहे हो, तो इसमें क्या राज्य बना दिया गया। अब केंद्र पूरा अगर राज्य करता देश पे तो वो पूरे तरीके से सबको संचालित करना बड़ा मुश्किल हो जाता। अब इसीलिए देखो राज्य को गठन कर दिया, ये क्या कहते हैं राज्य 28 राज्य बना गया, ये तो पता ही आपको, अभी बताया मैं। 28 राज्यों में देखो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, नीचे का अगर चले जाओ तो केरल तमिलनाडु, हर जगह की सरकार बनाई गई ताकि वहाँ की ज़रूरत को वो देख सके। इतने बड़े देश को अकेले चलना ना, साथ में इतनी डाइवर्सिटी मतलब विविधताओं को देखते हुए यार बहुत मुश्किल हो जाती है चीज़ें। तो इसलिए यहाँ पे राज्यों को बना दिया गया, वहाँ की अलग अलग सरकार बनाई गई ताकि पूरे देश को संचालित करने में आसानी हो। और फिर राज्य और केंद्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। वही चीज़, सत्ता का बंटवारा, शक्तियों का अलग अलग तरीके से बांट देना कि तुम ये काम कर रहे हो, तुमको मतलब कि ये अलग अलग शक्ति कितनी कहाँ केंद्र सरकार का हस्तक्षेप करना है, कहाँ नहीं करना है, इसका बंटवारा कर दिया जाता है। केंद्र सरकार समझ रहे हो ना, केंद्र सरकार वही जैसे मोदी जी जान ही रहे हैं, तो आप इंडिया में बाकी देशों में अलग अलग हैं, हर जगह मोदी जी मत बता देना है। फिर उदाहरण देखो, भारत है, बेल्जियम, स्पेन, ये सब इसके अच्छे एग्जाम्पल। बेल्जियम को बताए हूँ, अभी भारत की बता दी। स्पेन में भी यही व्यवस्थाएं हैं कि वहाँ पे राज्य अपना काम अलग कर दिए और क्या कहते हैं केंद्र ऊपर से कर दिए। इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी पावर होती है केंद्र के पास। तो अगला टॉपिक है, राज्यों की अपेक्षा केंद्र ज़्यादा ताकतवर होती है, लिखा भी है ना यहाँ पे। राज्य जो है ताकतवर कम होता है, किससे, केंद्र से। केंद्र के पास अधिक ताकत होती है, ये पॉजिटिव में रहेगा। इससे पॉजिटिव ये भी है, मगर इसमें डबल पॉजिटिव हमेशा, मतलब कि सब राज्यों से ज़्यादा पावर होती है इसके पास। विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, मतलब जो राज्य हैं उसको सबको समान अधिकार दिए जाते हैं। वहाँ पे जैसे इंडिया में देखो सभी राज्यों को समान अधिकार दिए गए हैं, मगर कुछ जगह जैसे इससे पहले 370 के पहले का क्या था, कश्मीर को एक अलग ही पहचान थी, उसको अलग अलग विशेष अधिकार दिए गए थे। तो यही है कि कुछ पर विशेष स्थिति में, कुछ स्थिति में, क्योंकि देश जब आज़ाद हुआ तो कश्मीर ना ही पाकिस्तान में मिलना चाह रहा था और ना ही इंडिया में आना चाह रहा था, बट कुछ कंडीशन ऐसी बनी कि
कश्मीर को इंडिया मिलना पड़ा, इंडिया में लाना पड़ा, मगर उसमें भी विशेष शर्त रख दी गई थी। सो वो शर्त को मानते हुए, क्योंकि देश का विभाजन से अच्छा है कुछ शर्त मान ली जाए, तो इसलिए उनको थोड़ा सा विशेष अधिकार दिया गया था। बट आज के समय में ऐसा नहीं है, आज वो चाहे जितना कुछ कर ले, आज 370 हटने के बाद से उनको एक विशेष अधिकार नहीं दिया गया। आज पहले वो राज्य हुआ करता था, आज वो केंद्र शासित प्रदेश हुआ। तो समझ लो, 8 केंद्र शासित प्रदेश में उसका पहले तो 7 हुआ करते थे, मगर वो उसी को चेंज करके लद्दाख और कश्मीर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, और 2 जोड़े भी 2 एक कर दिए गए, उसको बाद में बताएंगे कभी, समझे। तो ये चीज़ें आज समझ गए। संघीय शासन व्यवस्था का गठन, इसमें ये देखो 2 तरीके से, इसके तरीके क्या है, 2 तरीके, 2 तरीके हैं। पहला क्या, 2 या अधिक एक स्वतंत्र राष्ट्र, स्वतंत्र सबसे बड़ी चीज़, ये चीज़ याद रखना, स्वतंत्र राष्ट्र होंगे तभी वो बनने, ये नहीं कि एक गुलाम हो एक स्वतंत्र ना हो, तो ये चीज़ें याद रखना। 2 स्वतंत्र राष्ट्र को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। दूसरा, इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं और अपनी अलग अलग पहचान को बनाए रखते हैं। इसका उदाहरण तुम देख रहे हो, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ये इसका तुम्हारे बुक्स मतलब एनसीईआरटी में दिया भी गया है। इसके बाद देखो नीचे का, इस शासन व्यवस्था मुल्कों में आमतौर पे प्रांतों को समान अधिकार होता है। इसमें सब प्रांत मतलब प्रांतों को समान अधिकार होता है, मगर यहाँ प्रांतों को समान अधिकार होता है, मगर इसमें क्या होता है, इसमें केंद्र पावरफुल ज़्यादा है। तो बड़े देशों द्वारा अपनी आंतरिक विविधताओं को, विविधता भी बताया हूँ, को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना। फिर राज्य और केंद्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा शक्तियों के साथ, शक्तियों के अपेक्षा उसके हिसाब से। उदाहरण भारत, बेल्जियम और स्पेन दे रहे हैं। राज्य को की अपेक्षा केंद्र ज़्यादा ताकतवर होता है। फिर लास्ट क्या है, विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में कुछ प्रांतों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। देखो यार, इस पे से अपने से क्वेश्चन बनाना, अपने से लिखने की कोशिश करना इसको, कि संघीय शासन व्यवस्था का गठन, इसको लिख कर के अपनी भाषा में इसको लिखो और चीज़ों को समझो। जब तक यार अपने से लिखोगे नहीं, अपने से जानोगे नहीं, तो ये चीज़ मुश्किल हो जाएगी यार लिखना। आखिरी में सिर्फ एग्ज़ाम या कुछ हो पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यार कोशिश करो लिखने की, जितना पढ़ाएं उसको एक बार अपनी भाषा में लिख करके देखो, अगर क्या कहते हैं लिख लेते तो यार बहुत बेहतर हो जाएगा। आप धीरे धीरे अगर यही प्रैक्टिस बनती रहेगी तो आगे चल के नंबर अच्छे गेन कर सकते हो, वरना चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी यार। समझ गया? तो ये चीज़ें आज समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो वीडियो को यार लाइक कर दो, और जो ना अगर समझ में ना आया हो तो यार एक बार कमेंट कर देना, समझे। तब तक के लिए खुश रहो। थैंक यू।